नमस्कार, मैं श्यामली। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है, कहीं खुशी कहीं गम, यह तो एक अभिन्न अंग बन गया है इस देश का। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो विजय रथ मोदी और शाह का था, जो हरियाणा, महाराष्ट्र जीतकर बिहार जीते, इसके बाद निकल पड़े पश्चिम बंगाल के। उस विजय रथ पर रोक लगा दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी द्वारा विजय रथ पर रोक लगा देना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अब यहां से कह सकते हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू। अब यह बात समझ में आ गई है कि आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण और संकटों भरा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो झूठी विरासत एक बनाई हुई थी, हवा बनाई हुई थी, इस हवा का हवा निकल गया, पहली चीज। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने 12 साल राज तो किया, लेकिन इन 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी को इस जगह पर पहुंचा दिया कि आने वाले वक्त में जब दिल्ली से सत्ता जाएगी भारतीय जनता पार्टी की एक बार, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नीचे से नेता उठ करके ऊपर आते थे, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी, आज जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी, शाह, राजनाथ, बाकी लोग हैं, इसके नीचे का सेकेंड कोर जो है भाजपा का, उसके नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। और जब पहले ही सीढ़ी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है, वोट चोरी करना पड़ रहा है, और उस वोट चोरी का पूरी तरह से खुलासा हो जाना आम जनता के बीच, और एक आक्रोश लोगों का उत्पन्न हो जाता है, तो फिर सेकेंड पीढ़ी वाले के अंदर जो नफरत भरा हुआ है, क्योंकि पहली पीढ़ी नफरत से इस देश को तौल रही है और मुद्दों की बात न करके, कनपटी पे कट्टा की बात करके अगर वोट ले रही है, या चुनाव आयोग के कनपटी पे लगा करके, या न्यायपालिका को साथ रख करके जो सामदंड भेदभाव प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह सवाल यह एक इससे यह उठ खड़ा हो रहा है कि इसके निचले वाला जो जनरेशन है वह इससे भी गया गुजरा है, वह पार्लियामेंट में साफ नजर आता है। जैसे अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, यह लोग नजर आते हैं। अब ऐसे में उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने एक तरह से धरातल में ठेल दिया। सेम वह परिस्थितियां बना दिया जो जनसंघ का कभी हुआ करता था, जो वही जनसंघ जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, गाली गलौज के चक्कर में पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो 1980 में उसी जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रखा गया, और अब भारतीय जनता पार्टी को भी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। तो 1980 और 2026 46 साल में इसका भी अंत हो गया, यानी कि भाजपा की उम्र 46 साल रही। अब ऐसे में जिस आरएसएस ने जन्म दिया जनसंघ को या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में, इसके लिए आरएसएस लगातार प्रचार प्रसार करता रहा और इसके संगठन को मजबूत करने का जरिया आरएसएस था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने
आरएसएस को भी सेंधमारी करके आरएसएस के अस्तित्व को भी समाप्त किया और आरएसएस की जो साख और पैठ थी उस पर विश्वास करने के लिए ऐसा विवश किया और अब लोग उससे नफरत करने लगे, क्योंकि कभी आरएसएस और मोदी को लेकर के हिंदू सम्राट की बात की जा रही थी। अब दर्शक ध्यान से समझिएगा इसे। अब हिंदू सम्राट के नाम पर आरएसएस ने जब मोदी को खड़ा किया तो कहा गया कि एक हिंदू सम्राट, लेकिन हिंदू सम्राट ने इस देश को पूरी तरह से धरातल में डाल दिया। सिर्फ दो चीजों पर ध्यान रहा इस सरकार का। पहला, सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, जो बहुत दूर सत्ता से था, कभी सत्ता में नहीं आ रहे थे। और आरएसएस जो साइकिल से पैदल चला करते थे लोग, उसके प्रचारक अब बीएमडब्ल्यू कार, फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों से चलने लगे। तो यह सत्ता न जाए ताकि इसमें कोई कमी ना आए। लेकिन 12 सालों में जो धन उगाही की है आरएसएस ने और भाजपा ने, वह इतना धन उगाही कर दी कि विश्व का, वर्ल्ड का नंबर 1 राजनीतिक दल पैसे में बन गई। अब इन सभी मुद्दों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह जरूरी है आप दर्शकों को जानना। अब जब यह चीजें हो गई तो फिर अब जब विषाद खत्म हो गई और विजय रथ इनका ममता रोक दी, ममता ने खेल ही पलट दिया है, पूरी खेल ममता बनर्जी ने पलट दिया। अब इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी में नीतीश और नायडू, यह कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ममता से नजदीकियां नीतीश और नायडू की बढ़ गई हैं और ममता ने मोदी के विजय रथ को जो रोकने का तरीका अपनाया, जो भारतीय जनता पार्टी 200 के पार कर रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। सत्ता की भूख ही रह गई। अगर इन्हीं चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ा होता, जो मुद्दा विहीन पार्टी है, जबकि वह मुद्दों पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी वादे किए नरेंद्र मोदी ने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी ने जब इंडिया गठबंधन को लेकर के ऐलान कर दिया और कमान संभाल लिया कि अब दिल्ली में सरकार बदलेगी, तो इसे आप दर्शकों को जब समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में सरकार बदलने क्यों जरूरी है। जिस रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य या महिलाओं को लेकर के बात की जा रही है, वह तो बात एक अलग है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ना तो किसी टीवी चैनल पर डिबेट हो रहा है, ना तो कहीं भी डिबेट हो रहा है। यह मुद्दे तो मुद्दे ही रह गए। अब सवाल यह है कि जिस हालात में आज आप हैं, इस हालात में भी आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। आने वाला दिन इससे भी कहीं खतरनाक तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए इस सरकार को हटाना पहले बहुत जरूरी है और उसके लिए नीतीश और नायडू की जरूरत है। अब ऐसे में नीतीश और नायडू अगर इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी में जुट जाए तो फिर इस सरकार के लिए कितनी बड़ी संकट है। लेकिन नीतीश और नायडू की तो बात ही छोड़ दीजिए, ममता ने जो खेल पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल के, अगर वह मोदी से दूर हो जाएंगे तो तब तो भारतीय जनता पार्टी की नींव ही पूरी हिल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो है लेकिन बहुमत में नहीं है। अब 240 सांसदों वाली पार्टी, नरेंद्र मोदी ने 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं बुलाई है। 2 साल का दिन हो गया, जबकि नियम यह कहता है और पहले भी 2024 के पहले भी हर हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती थी, हर हफ्ते बैठक होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई 240 का। आप दर्शक जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी 2024 में जब 240 सीटों पर आ गई और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिला, अयोध्या जैसी सीटों को जब हार गए और 65 से 33 सीट पर जब लोकसभा में आ गए, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 सीट थी और वह आ गई कितने पर? 33 पर।
तब उनके पार्टी में बगावत और तेज हो गया और नरेंद्र मोदी पर मुहर नहीं लग रहा था प्रधानमंत्री का। इसीलिए संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि नियम यह कहता है कि संसदीय दल की बैठक में नेता तय होगा और वही नेता प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर जाकर के तीसरी बार मोदी सरकार कह दी, एनडीए सरकार, एनडीए की पीएम बन गए। लेकिन नाराजगी नहीं गई भारतीय जनता पार्टी। वक्त वक्त पर नितिन गडकरी बयान देते रहे सरकार के खिलाफ। नितिन गडकरी ने कभी नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं किया और पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी को देख करके उठ के खड़े नहीं होते। समारोह एनडीए का होता है, वहां भी जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की तरफ ताकते तक नहीं है और नरेंद्र मोदी के नमस्कार को स्वीकार भी नहीं करते हैं और नमस्कार भी नहीं करते हैं। पहला शख्स भारतीय जनता पार्टी में। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी और नितिन गडकरी जैसे लोग, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया, यशवंत सिन्हा जैसे लोग अगर बगावत कर रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के चेहरे को बदलने के लिए, लेकिन इस पर मुहर नहीं लग पाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जब नहीं लग पाई क्योंकि एक मत नहीं है कोई, अब ऐसे में एक सबकी फाइल तैयार कही जा रही है कि सबकी फाइल तैयार है, सभी नेताओं की, विपक्षियों के साथ साथ भाजपाइयों के भी फाइल तैयार है। उसी फाइल के दम पर और ईडी सीबीआई के दम पर डराया जाता है। इस तरह की चर्चा चल रही है। अब ऐसे में अगर नीतीश नायडू ने छोड़ दिया तो क्या होगा? क्योंकि इसलिए यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना का घोटाले का आरोप था। चंद्रबाबू नायडू 52 दिनों तक जेल में थे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। उसी के तहत एनडीए गठबंधन में उन्हें आना पड़ा। इंटरनल सर्वे में जब चंद्रबाबू नायडू की जीत हो रही थी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की हाथों नरेंद्र मोदी ने जेल से बाहर निकाल के गठबंधन कर लिया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो कड़ी थी, मजबूरियां थी, वह हर नेता कहता है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हर नेता कहता है, लूट लिया हो भले वो, लेकिन वो यही कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ इसलिए दिया और साथ इसलिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि जो 360 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर कौशल विकास परियोजना का था ईडी की चार्जशीट में, अब ईडी से क्लीन चिट लेना था। चंद्रबाबू नायडू को 6 से 7 महीना पीछे जाएंगे आप तो चंद्रबाबू नायडू ने क्लीन चिट ले चुके हैं अब, और क्लीन चिट लेने के बाद उनके तेवर अलग दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, उनके पति परकला प्रभाकर ने कहा कि 17 लाख फर्जी वोटों से चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीते। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का बयान है, आधिकारिक बयान है, ऑन कैमरा बयान है यह। अब ऐसे में मोदी के ऊपर भी आरोप लगता है, पूरी भाजपा फर्जी वोटों से ही जीत रही है चुनाव, इस तरह की बात चर्चा चली रही है और वह तस्वीरों में दिख भी रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से रास्ते अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार का पिछले दिन एक उनकी पार्टी का बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब सीएम आवास छोड़ करके और नीतीश कुमार शिफ्ट किए लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में, तो वह घर ही ऐसा है कि उस घर में जाने के बाद वह पलटी मार जाते हैं नीतीश कुमार। घर में एंट्री करने के बाद जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जेडीयू के नेता यह कहते हैं कि मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, हम भाजपा से समझौता नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से कोई डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। यानी कि ममता बनर्जी ने नीतीश और नायडू को, दोनों को अपने साथ कर लिया है। इसमें इन तीनों का फायदा क्या है, इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी की भी मजबूरी है, उनकी पार्टी टीएमसी जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, उसके आगे जनाधार नहीं है। उन्हें अपने पार्टी का विस्तार करना है। नीतीश की पार्टी बिहार तक ही आधारित है, उनको पार्टी का विस्तार करना है, इच्छा बार बार जताते हैं।
चंद्रबाबू नायडू को पार्टी का विस्तार करना है, इच्छा बार बार जताते हैं और उनके बेटे नारा लोकेश बयान देते हैं। ऐसे में नीतीश, नायडू, ममता, यह तीनों अगर मिल जाए तो फिर मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ममता के पास संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल से हैं, नीतीश के पास 12 हैं और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18, 42 सांसद हो जाते हैं। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक मजबूत सरकार 2029 तक चला सकती है, बीच में चुनाव की नौबत नहीं आएगी। और चंद्रबाबू नायडू यही चाहते हैं कि 2029 तक सरकार चले, बीच में ना हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है। एक साथ होने का मतलब है कि उससे वहां के सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचता है, और नरेंद्र मोदी की वजह से बहुत सारे संकटों में घिर रहे चंद्रबाबू नायडू, और बंगाल की हार नरेंद्र मोदी के लिए और संकटों भरा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत उठ रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वह पूरी हो चुकी है। नीतीश नायडू ने बना दिया है पूरा प्लान दिल्ली का। अब नीतीश, नायडू, ममता, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस तो अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी ऐसी सरकार में, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हमारे 100 सांसदों का समर्थन मैं दे दूंगा और सरकार में हिस्सेदारी भी नहीं चाहिए। जिसे प्रधानमंत्री बनना है बन जाए, मोदी को हटाए और सिस्टम को सही करे, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिस रथ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं करना पड़ा, लेकिन कोई सुना नहीं। लेकिन कहते हैं कि कुदरत की मार से कोई बच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी के दिन अब भर आए। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के अंदर एक फूट वाली परिस्थिति हो रही थी, वह इंडिया गठबंधन फिर एक बार एकजुट हो गया, और एकजुटता में ही ताकत है। कहते हैं कि एक उंगली को कोई तोड़ सकता है, लेकिन 5 उंगलियां जब एक हो जाए तो गुट्ठा बन जाती है, और इसे तोड़ पाना बड़ी मुश्किल होता है। इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन की यही हाल है। जब जब नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने का और उसे कमजोर करने की कोशिश की है, तब तब इंडिया गठबंधन और मजबूत होकर के निकला। लेकिन ऐसे में एक चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, बार बार इच्छा जता रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ करके कहीं न कहीं भाजपा को ही फंसा दिया है, क्योंकि वह आजाद हो गए। अब लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में है, साथ में चाय भी पियेंगे। समझिए कि लालू यादव के घर में ही है एक तरह से, और साथ में चाय भी पियेंगे, बात भी करेंगे। तो बात करेंगे तो ये तो करेंगे नहीं कि यहाँ कहा है वहां कहा है, बात तो सत्ता की जरूर होगी, बात राजनीति की जरूर होगी। तो होगी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी होगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार बड़ी घातक हो गए मोदी के लिए। अब ऐसे में यह 3 नेता ममता, नीतीश, नायडू जो मिल रहे एक साथ, इनकी एकजुटता ने इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर दिया। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार में शामिल होने से जो इनकार कर रही है कि सरकार बनाइए, हमारा समर्थन रहेगा मोदी को हटा के, तो कांग्रेस का कहना कि वह सरकार में शामिल नहीं होगी, इनके साथ हिस्सेदारी नहीं करना चाहती, क्योंकि इन दलों ने कांग्रेस को हमेशा कमजोर किया है और कमजोर करने की कोशिश भी करती है, जिसके वजह से यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां 12 साल चली। अब ऐसे में कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पर काम करेगी, और एकल चलो की राजनीति में फैसला देश करेगा कि किसको वोट देना है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण 543 लोकसभा सीटों पर 350 तकरीबन सीटों पर, 300 से 350 के आसपास सीटों पर डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का होता है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर 1% वोट प्रतिशत कम होता है और कांग्रेस का अगर 2% वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर के आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में हार जीत का जो अंतर है वह बहुत कम मार्जिन है, बहुत ही कम है। 5,000, 4,500, 1,000, 500 इस तरह की मार्जिन है हार और जीत का।
बहुत कम ऐसी सीटें हैं जो 50,000, 20,000 और लाख से जीती जाती है, लेकिन ज्यादातर सीटें 5,000 से 10,000 के अंदर का। तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव जहां होने लगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग ने कराना शुरू कर दिया, और वह तब पॉसिबल है जब चुनाव आयोग बदल दिया जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तैयारी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज और विजय रथ को रोकने का और सत्ता परिवर्तन का एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि पश्चिम बंगाल ने पता नहीं क्या से क्या गुल खिला दिया। जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट इस बात की भी है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 12 सांसद इनके नहीं टूटेंगे। भारतीय जनता, मैं एनडीए की बात ही नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की बात कर रहा हूं। इसी दम पर तो मोदी है पीएम। अब 240 में 12 अगर टूटते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वह अंत नहीं, वह शुरुआत है। कर्नाटक में सरकार, कर्नाटक के सांसद टूट जाएंगे, इनके हरियाणा के सांसद टूट सकते हैं, तेलंगाना के सांसद टूट, इनकी पार्टी में 240 सांसदों में 104 सांसद, बड़े ध्यान से समझिएगा, 104 सांसद जो है दूसरे दलों के आए हुए नेता है। और बात सिर्फ केंद्र तक नहीं, केंद्र की सरकार भाजपा की गिरते ही आरएसएस के अस्तित्व को संकट, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को संकट, और कई राज्यों में भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी। जैसे आप दर्शक यह समझ लीजिए कि जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसी जगहों पर, असम जैसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर हो जाएगी, और जितने नेता दूसरे दलों से गए हुए सब के सब साथ छोड़ देंगे। और नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को प्रोत्साहन दिया नहीं है, दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को प्रोत्साहन दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो जाएगी, नेता इसके पास नहीं रहेंगे। उधार के सिंदूर पर भाजपा चल रही है। 1044 तकरीबन विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे दलों से आए हुए नेता। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट और नई मुसीबत उत्पन्न हो जाएगी आने वाले दिनों में, अगर यूं ही सब चलता रहा तो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार बच पाना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी के एक ऐलान में कि हम, और डायरेक्ट यह ऐलान कि केंद्र की सरकार बदलने जा रहे हैं, सारे मोदी और शाह के प्लान को फेल कर दिया है। मोदी और शाह अपने एनडीए गठबंधन को भी संभाल पाने में अब असक्षम है, क्योंकि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग भी अब साथ छोड़ने को इनका मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके नाम साथ में अगर जुड़े तो आपको मिलने वाले भी वोट नहीं मिलेंगे अगर चुनाव आयोग बदल गया, और निशाना वही है। बहुत जल्द अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में सेशन में आने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस वक्त में पूरा प्लान दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि ममता बनर्जी के तैयारी के बाद में नीतीश नायडू ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है दिल्ली का। अब यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जो है बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, जो मोदी और शाह के लिए बहुत संकट है, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं मोदी शाह। हर शाम दंड भेदभाव, इसमें देखिए सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी सब एक्सपोज हो गए, और टीवी चैनल एक्सपोज हो गए। इनके जो एग्जिट पोल थे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि सारे के सारे फर्जी दिखाए गए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से गई हुई पर्ची को सभी ने दिखा दिया, और एक माहौल बनाकर मार्केट को लूटने को और सट्टा बाजार में पैसा कमाने के लिए किया गया। 100 करोड़ रुपया सट्टा बाजार में लगाने की बात कही जा रही है कि लगा करके कमाने की, और शेयर मार्केट को उछाल मारने की। लेकिन शेयर मार्केट थोड़ा उछाल मारा, और जब एक्सपोज हुआ एग्जिट पोल तो सब धाराशाह हो गया। 5 लाख करोड़ रुपया 13 मिनट में
2 मई को खत्म हो गया और शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है और रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाला दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही संकट भरा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखना यह महत्वपूर्ण होगा अब अगली चाल क्या होती है, लेकिन इनके तर्कस का हर तीर मोदी और शाह खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी सारी वह संस्थाएं जो संवैधानिक तौर पर बैठी हुई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या पुलिस महकमा हो और या फिर वह चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो, सब के सब एक्सपोज हो गए। आरएसएस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब अंत नजदीक आ गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और सोना भी हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।